दिस इज़ आवर 22nd लेक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इसमें हम काइनेमेटिक सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग मशीन के बारे में स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक बेसिकली रिलेटेड टू मोशन होता है। काइनेमेटिक का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं रिलेटेड टू मोशन, तो उसे काइनेमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक में क्या है कि हम कैसे फीड देते हैं ड्रिलिंग मशीन को, कैसे स्पिंडल को रोटेट करवाते हैं, उसकी मैकेनिक्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अगर हम काइनेमेटिक सिस्टम की बात करें तो काइनेमेटिक सिस्टम इन एनी मशीन टूल इज़ कंप्राइज्ड ऑफ चेन्स ऑफ सेवरल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होती है? मैकेनिज्म होती है एक कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक होता है। मैकेनिज्म इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक, जहाँ पे पहली लिंक को हम दूसरी लिंक से इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि अगर हम किसी एक लिंक को फिक्स करते हैं तो हमारी जो बाकी लिंक हैं वो इस तरह से मोशन करती हैं कि उसके बाकी मोशन को कंट्रोल करके उसे एक इनपुट से आउटपुट मोशन में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इस तरह की चेन्स की एक चेन होती है इस तरह की मैकेनिज्म की, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डिज़ायर्ड मोशन है उसको हम ट्रांसमिट या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पावर सोर्स से लेके उस जगह तक जहाँ पे हमें मोशन करवाना है, चाहे वो कटिंग टूल का मोशन करवाना हो, चाहे वो वर्क पीस का मोशन करवाना हो। ठीक है, तो जो काइनेमेटिक स्ट्रक्चर इसके लिए यूज़ किया जाता है कि कहाँ हमें गियर्स यूज़ करने हैं, कहाँ हमें क्लच यूज़ करनी है, किस किस तरह के गियर्स यूज़ करने हैं, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो द काइनेमेटिक स्ट्रक्चर वेरीज फ्रॉम मशीन टूल टू ए मशीन टूल रिक्वायरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ टूल वर्क मोशंस। जिस तरह के हमें टूल वर्क मोशन चाहिए एक मशीन से दूसरी मशीन, हम उनके बारे में रेगुलरली स्टडी करते हैं कि हमें कौन सा मशीन चाहिए इसके बारे में। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ either for the same type of machine tools, say column drill machine, the designer may take a different kinematic structure depend upon the productivity, process कैपेसिटी, ड्यूरेबिलिटी। बिल्कुल कि अगर हम किसी भी एक मशीन को एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए यूज़ करने चाहते हैं तो हम ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से अलग तरह की मशीन बना सकते हैं, हाई प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अलग तरह की मशीन बना सकते हैं। उसके लिए भी हम अलग अलग तरह के प्रोसेसर जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो काइनेमेटिक सिस्टम हैं जिनको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक ये हैं पहला है कटिंग मोशन। तो कटिंग मोशन के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डायग्राम पे मूव करते हैं। देखो इस तरह का एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हम कटिंग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो कटिंग मोशन में सबसे पहले अगर हम अपर साइड में देखें तो एक मोटर लगी हुई है। तो मोटर के साथ क्या है, एक शाफ्ट पे गियर लगा हुआ है। ये गियर बेवल गियर्स हैं, यहाँ हम मीटर गियर भी यूज़ कर सकते हैं। 90 डिग्री में अगर हमें पावर ट्रांसमिट करनी हो तो हम बेवल गियर या मीटर गियर यूज़ करते हैं। तो नाउ आरएम क्या होता है? आरएम इज़ द रिवर्सल मैकेनिज्म। तो रिवर्सल मैकेनिज्म यहाँ पे हम दो जगह यूज़ करेंगे, एक कटिंग स्पीड के लिए अलग यूज़ करेंगे, एक फीड के लिए अलग यूज़ करेंगे। तो कटिंग स्पीड के लिए हम रिवर्सल मैकेनिज्म यूज़ करेंगे। उससे पहले हम एक मशीन का लेआउट देख लेते हैं। सबसे नीचे बेस होता है, जो फाउंडेशन होता है फ्लोर के, उसको बोल्ट के नट बोल्ट मैकेनिज्म के साथ इसको फिक्स किया जाता है। उसके बाद जो बेस है, बेस के ऊपर बेड फिक्स होता है एक साइड में और दूसरी साइड में उसमें कॉलम दिया हुआ है। तो बेड के ऊपर क्या होता है, क्लैंपिंग टूल्स होते हैं जिस पे हम वर्क पीस को इजीली क्लैंप कर सकते हैं। अब कॉलम होता है, कॉलम में सारे गियरिंग सिस्टम और जो भी मैकेनिज्म होती हैं वो होती हैं। उसके बाद क्विल होता है, क्विल के अंदर अब क्या होता है, स्पिंडल लगा हुआ होता है जहाँ पे हम ड्रिल टूल लगा सकते हैं। अब हम क्विल को पूरे को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं जैसे हम चाहें। उसके लिए हम मैनुअल मैकेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो उसके लिए हम गियरिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमें फीड देना है तब हम गियरिंग सिस्टम यूज़ कर लेंगे क्योंकि वो इजीली रिलेट हो जाता है हमारे कटिंग स्पीड से। जब हमें इसको मैनुअली अप डाउन मूवमेंट करवाना है तब हम अलग मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम इसकी सबसे पहले रिवर्सल मैकेनिज्म ऑफ स्पीड देखते हैं। तो यहाँ पे गियरिंग सिस्टम है सिंपल। इसमें क्या होता है कि गियर कनेक्ट होता है जो हमारी मोटर है जिससे पावर आ रही है, या पुली से भी कनेक्ट हो सकता है। तो जब पावर आ गई तो वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा और हमने इस मोशन को 90 डिग्री डायरेक्शन में चेंज कर दिया। अब 90 डिग्री डायरेक्शन में जो हमारा शाफ्ट लगा हुआ है वो शाफ्ट के दोनों तरफ गियर लगे हुए हैं, जिधर से हम मोशन चाहें उधर से दे सकते हैं। तो गियर अगर लगा हुआ है तो एक गियर से दूसरा गियर कनेक्ट है जो कि दूसरे शाफ्ट पे लगा हुआ है। अब उस शाफ्ट पे और भी गियर लगे हुए हैं जिन्हें कि हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं।
अब उस शाफ्ट पे जो गियर लगा हुआ है वो तीसरे शाफ्ट के गियर से कनेक्टेड है और तीसरे शाफ्ट का गियर चौथे शाफ्ट के गियर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस अलग अलग दो दो गियर हम यूज़ करके एक इस तरह से मैकेनिज्म बनाई हमने कि जो हमारी मोटर की स्पीड आ रही है वो हमने यहाँ पे इधर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ पे हमारा स्पिंडल लगा हुआ है। अब स्पिंडल के साथ स्पिंडल यहाँ तक गियर पे आ गया। अब इसको स्पिंडल पे अगर ट्रांसमिट करना है तो दोबारा से हम बेवल गियर या मीटर गियर यूज़ कर। अब जो बेवल गियर जो हमारा स्पिंडल के साथ कनेक्ट होगा उसके सामने हमने एक वॉर्म व्हील भी लगाया हुआ है जिसके साथ हम अटैच करके इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। तो अलग अलग हम गियर सिस्टम यूज़ करके अलग अलग स्पीड बना सकते हैं और उन स्पीड से हम स्पिंडल को रोटेट करवा सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास मोटर लगी हुई है तो मोटर का हमें एक फ़ायदा होता है कि हम सर्किट को अगर हम चेंज कर दें तो जो रोटेशन है रोटेशन की स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो जैसे ही हम सर्किट चेंज किया रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, हमारा स्पिंडल भी अलग डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गया। और ये सारा प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगता है लेकिन ये इतनी क्विकली होता है कि सेकंड और माइक्रो सेकंड का टाइम लेता है। तुरंत इसकी स्पीड रिवर्स हो जाती है विद इन फ्यू सेकंड जैसे ही कि हम एक सर्किट को चेंज करते हैं। ये बात हुई हमारी रिवर्सल मैकेनिज़्म फॉर स्पीड। अगर हम रिवर्सल मैकेनिज़्म फॉर फीड की बात करें तो जहाँ पे ये जो वॉर्म लगा हुआ था वहाँ एक और बेवल गियर कनेक्ट है। अब ये स्पीड जो ऊपर हमारी आ रही है क्योंकि स्पिंडल घूमेगा तो ये भी घूमेगा, जब तक स्पिंडल नहीं घूमेगा तब तक ये भी नहीं घूमेगा। तो अगर स्पिंडल रोटेट करना स्टार्ट कर दिया हमारा तो नीचे भी पावर आ जाएगी इस पर। अब इससे भी अलग अलग तरह के बेवल गियर कनेक्टेड है। अब बेवल गियर के दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, हमारे गियर लगे हुए हैं जो दूसरे गियर से कनेक्टेड हैं जो कि अदर शाफ्ट पे लगे हुए हैं। अब उस शाफ्ट पे और दो गियर माउंटेड हैं जो कि तीसरे एक शाफ्ट से कनेक्टेड हैं। अब इस शाफ्ट को रोटेट करवाना हमारा मेन फंक्शन है। उसके बाद इसमें क्लच दी हुई है जिसमें हम क्लच को इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं। अगर हमने क्लच को इंगेज किया तो नीचे जो वॉर्म लगा हुआ है वॉर्म व्हील वो घूमने लग जाएगा। जैसे ही वो वॉर्म व्हील घूमने लगेगा तो हमारा जो गियर लगा हुआ है उसके ऊपर वो भी रोटेशन स्टार्ट कर देगा, लेकिन वो कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा। वॉर्म व्हील की एक रिवोल्यूशन पे जो हमारा गियर है वो एक पिच के बराबर अपवर्ड एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा। अब क्विल जो है वो उस गियर से कनेक्टेड है तो जैसे ही क्विल अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी जैसे ही गियर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 पिच के बराबर मूव करेगा ऐसे ही क्विल क्लॉकवाइज अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 पिच के बराबर मूव कर जाएगा। अब हमें ये देखना है कि एक पिच को मूव करवाने के लिए कितना टाइम लेना है। तो एक पिच हमारी 1 रिवोल्यूशन में मूव हो रही है। अब हमें ये फिक्स करना है कि एक पिच को कितने टाइम में मूव करवाना है, तो वही हमारा फीड हो जाएगा। तो फीड पर रिवोल्यूशन होता है, अगर हमें आरपीएम फिक्स हो जाए तो हम फीड पर रिवोल्यूशन इससे निकाल सकते हैं। अब नीचे एक और मैकेनिज्म दे रखी है, वो मैकेनिज्म यूज़ होती है टूल और वर्कपीस को सेट करने के लिए। अगर हमारा सिस्टम बंद है फिर भी हमें क्विल को ऊपर ले जाना है तो उसके लिए हम मैनुअल एक हैंडल लगा हुआ है उसके थ्रू बेवल गियर को मूव करवाएंगे और उससे क्या है क्विल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह का मैकेनिज्म अगर हमें यूज़ करना है तो हम कब यूज़ करेंगे, जब हम वर्कपीस या ड्रिल टूल को फिक्स करना है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो ये मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया। एक बार मैं आपको ये थियोरेटिकल दिखा देता हूँ जो इसकी मैकेनिज्म लिखी हुई है। द कटिंग मोशन ड्रिल मैकेनिज्म अटेंड बाय द रोटेशन द ड्रिल एट डिफरेंट स्पीड्स। तो डिफरेंट स्पीड पे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम सेंटर लेथ में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मिलिंग मशीन में यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में भी ऐसे उस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रिल डायमेंशन के हिसाब से क्या होता है, हमें कटिंग स्पीड अलग अलग देनी होती है। जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया था वी टी की पावर v = πdn/60 वाला जो मैंने फार्मूला आपको बताया था। तो v यानी कि कटिंग वेलोसिटी हमें अलग अलग चाहिए होती है डायमीटर के हिसाब से। तो जब डायमीटर के हिसाब से कटिंग वेलोसिटी हमें अलग अलग चाहिए तो हमें कटिंग वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या तो डायमीटर के या स्पीड के। तो अगर हम डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो हमें स्पीड कम करनी होगी। अगर हम स्पीड इन सेंस ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। सेम स्पीड रखनी होती है कटिंग स्पीड हमें किसी भी मटेरियल के लिए, और हर मटेरियल की अलग अलग कटिंग स्पीड होती है जो कि हम डेटा बुक से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम बात फीड मोशन की करते हैं तो ड्रिलिंग मशीन में जो फीड दिया जाता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में दिया जा सकता है। तो उसकी भी एक पर्टिकुलर रेंज होती है RMS के थ्रू, यानी कि रिवर्सल मैकेनिज्म
ऑफ फीड स्पीड से ही ये कनेक्ट होती है, रिवर्सल मैकेनिज्म ऑफ फीड, उसके हिसाब से हम इसे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। अगला जो हमारा बचता है वो है टूल वर्क माउंटिंग, उसको भी हम मैनुअली भी और गियर सिस्टम के थ्रू क्लच का यूज़ करके भी टॉप और डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करवा सकते हैं। तो इसके बारे में इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।